ये हमें पता है कि हमारे इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर, सर्विस सेक्टर इज़ द मोस्ट डायनेमिक सेक्टर। और सर्विस सेक्टर की कहानी क्या रही है 1951 से लेके लगभग 1990 तक, ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है ये बेहद स्लोली ग्रो करेगा, ये बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा। 1980s में ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है इसने थोड़ा थोड़ा पेस पिक करने की शुरुआत की और 1990s में ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है ये एक्सीलरेट करेगा। 1990s में ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है ये रैपिड पेस पे ग्रो करने की शुरुआत करेगा और उसका आउटकम क्या निकला कि आज की डेट में सर्विस सेक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी। इनफैक्ट सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस कहाँ से दिखाई देती है, हमारी कंट्री का जितना भी टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसका लगभग मोर देन 50% शेयर कहाँ से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है। हमारे कंट्री की ज़्यादातर स्टेट्स की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूटर का रोल किसका है, सर्विस सेक्टर का है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सर्विस सेक्टर का। टोटल FDIs जितनी भी आती है हमारी कंट्री में उसमें लगभग 54% शेयर किसका है, सर्विस सेक्टर का है। टोटल एक्सपोर्ट्स में लगभग 38% शेयर किसका है, सर्विस सेक्टर का है। और आज की डेट में ज़्यादातर जो स्टार्टअप शुरू किए जाते हैं हमारे कंट्री में वो कौन से सेक्टर में शुरू किए जाते हैं, सर्विस सेक्टर में शुरू किए जाते हैं। ये जो फिगर्स हैं, ये जो डेटा है, ये डेटा दिखाता है कि सर्विस सेक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी। इनफैक्ट हमारे सर्विस सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी से पहले तक आमतौर पर ये कहा जाता था कि अगर किसी इकोनॉमी को ट्रू सेंस में ग्रो करना है, डेवलप होना है तो उसको ध्यान देना पड़ेगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर मजबूत होगा तो ही कोई भी इकोनॉमी ट्रू सेंस में डेवलप कर सकती है, ट्रू सेंस में ग्रो कर सकती है। लेकिन हमारे सर्विस सेक्टर की ग्रोथ ने ये दिखाया कि अगर किसी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग उतना स्ट्रांग नहीं भी है तो भी सर्विस सेक्टर के दम पे इकोनॉमी को ग्रो किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। ये जो फिगर्स हैं, ये जो डेटा है, इस डेटा को बेसिक तौर पे दिमाग में रखना। टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड में मोर देन 50% शेयर कहाँ से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सर्विस सेक्टर का। टोटल FDI में लगभग 54% शेयर कहाँ से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है। और टोटल एक्सपोर्ट्स में लगभग 38% शेयर कहाँ से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है। ये डेटा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को बेसिक तौर पे दिमाग में रखना, फॉर श्योर कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। अच्छा, सर्विस सेक्टर में कई सारे सेक्टर्स हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। और इंश्योरेंस सेक्टर की कहानी क्या रही है हमारी कंट्री में। 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया। 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया और यहाँ से हमारे कंट्री में लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया और 1850 में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया। और ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी को कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया। और ये जो ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी है इसके साथ में हमारे कंट्री में जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। देखो इंपॉर्टेंट है, 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया और इसके साथ में हमारे कंट्री में लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। फिर 1850 में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया। कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया और इसके साथ हमारे कंट्री में जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। फिर 1912 में एक एक्ट लाया गया, इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट। और ये जो इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट है इसके थ्रू सबसे पहली बार इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने की कोशिश की गई। फिर 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट को लाया गया। देखो, प्री इंडिपेंडेंस अगर बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर की कहानी क्या रही है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया और यहाँ से हमारे कंट्री में लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। 1850 में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया और यहाँ से हमारे कंट्री में जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। 1912 में लाया गया इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट को और यहाँ से सबसे पहली बार कोशिश की गई इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने की। और 1928 में लाया गया इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट को। प्री इंडिपेंडेंस ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसकी कहानी बड़ी सिंपल सी रही। अच्छा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंश्योरेंस सेक्टर का सिनेरियो क्या रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट। 1956 में लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया। लाइफ इंश्योरेंस को कब नेशनलाइज किया गया, 1956 में किया गया और सेटअप किया गया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, LIC को।
और LIC को स्टैब्लिश किया गया था बाय मर्जिंग 256 इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रोविडेंट सोसाइटीज। लगभग 256 इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोविडेंट सोसाइटीज को मर्ज करके सेटअप किया गया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, LIC को। लाइफ इंश्योरेंस को कब नेशनलाइज किया गया? 1956 में नेशनलाइज किया गया। फिर 1972 में एक एक्ट लाया गया, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। कौन सा एक्ट? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1972। और इस एक्ट के थ्रू जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज कर दिया गया। कब से? 1 जनवरी 1973 से। जनरल इंश्योरेंस को कब से नेशनलाइज कर दिया गया? 1 जनवरी 1973 से नेशनलाइज कर दिया गया और सेटअप किया गया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को सेटअप किया गया अंडर कंपनीज एक्ट। देखो बहुत सिंपल, पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर बात करें तो 1956 में लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया और सेटअप किया गया LIC को, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। फिर 1972 में एक्ट लाया गया, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1972, और इसके थ्रू जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1973 से और सेटअप किया गया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को। ये जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इसको साल 2000 में बना दिया गया रीअश्योरेंस कंपनी। क्या बना दिया गया? रीअश्योरेंस कंपनी। रीअश्योरेंस कंपनी का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनी जो कि इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस देती है, उसे बुलाया जाता है रीअश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को साल 2000 में रीअश्योरेंस कंपनी बना दिया गया और आज के डेट में इसको बुलाया जाता है GIC-RE। जब जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेटअप किया गया था तब इसकी 4 सब्सिडरी कंपनीज हुआ करती थी। कौन कौन सी 4 सब्सिडरी कंपनीज हुआ करती थी? एक होती थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरी थी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरी थी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथी थी यूनाइटेड इंडिया कंपनी लिमिटेड। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की 4 सब्सिडरी कंपनीज हुआ करती थी। कौन कौन सी? एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथी यूनाइटेड इंडिया कंपनी लिमिटेड। बहुत सिंपल। देखो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें बेसिक तौर पे यहीं आपके दिमाग में सेट हो जाएं। प्री इंडिपेंडेंस अगर बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया और यहाँ से हमारे कंट्री में लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हो गई। और 1850 में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया। कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया और इसके साथ हमारी कंट्री में जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत हो गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर बात करें तो 1956 में लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया और सेटअप किया गया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, LIC को। 1972 में एक एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। इसके थ्रू जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया। कब से? 1 जनवरी 1973 से और सेटअप किया गया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को। साल 2000 में ये जो GIC है इसको रीअश्योरेंस कंपनी बना दिया गया। जब इस GIC को स्टैब्लिश किया गया था तो इसकी 4 सब्सिडरी कंपनीज हुआ करती थी। कौन कौन सी 4 सब्सिडरी कंपनीज हुआ करती थी उनके बारे में हमने बातचीत कर ली। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। होपफुली ये दोनों चीज़ें तो आपने कर ही दी होंगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। उन टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जो इंश्योरर होता है और जो इंश्योर्ड होता है उनके बीच में एग्रीमेंट, उसी को बोला जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एग्रीमेंट। और ये जो एग्रीमेंट है इसमें जो इंश्योर्ड होता है, जिसको इंश्योरेंस मिल रहा होता है, वो बदले में एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है और जो इंश्योरर होता है, जो इंश्योरेंस दे रहा होता है, वो एक प्रॉमिस करता है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो उस लॉस के बदले में इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा, पैसे देगा। तो इंश्योरेंस क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। फिर एक टर्म है इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है? टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम और टोटल पॉपुलेशन का जो रेशियो होता है उसको बुलाया जाता है इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है? टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम
और टोटल पॉपुलेशन का जो रेशियो होता है उसको बुलाया जाता है इंश्योरेंस डेंसिटी। फिर एक टर्म है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है? टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है उसको बुलाया जाता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। टोटल जीडीपी का कितना परसेंटेज है टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको बुलाया जाता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अच्छा, इंश्योरेंस के बीच में और अश्योरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है? इंश्योरेंस जनरली होता है शॉर्ट टर्म और किसी अनसर्टेन इवेंट के लिए होता है। जैसे आपने कार एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस खरीद लिया, अगर कार का एक्सीडेंट होगा तो आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, अनसर्टेन इवेंट है। और अगर कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो फिर आप कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। और ये जो इंश्योरेंस होता है ये जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, भाई एक साल के लिए 2 साल के लिए आप इंश्योरेंस लेते हो। अश्योरेंस जो होता है वो जनरली लॉन्ग टर्म होता है और वो सर्टेन इवेंट के लिए होता है। जैसे आपने पूरी लाइफ के लिए ले लिया अश्योरेंस कि जिस दिन भी आपकी डेथ होगी उस दिन आपको पेमेंट मिलेगा, उस दिन आप अश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। तो अश्योरेंस जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है और किसी सर्टेन इवेंट के लिए होता है, ऐसा इवेंट जो कि होना ही होना है उसके लिए होता है अश्योरेंस। और इंश्योरेंस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और किसी अनसर्टेन इवेंट के लिए होता है। वो इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। फिर एक टर्म है बैंक अश्योरेंस। बेसिकली बैंक अश्योरेंस में बैंक और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो पार्टनरशिप में काम करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ कर दिया जाता है कि वो बैंक के क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स को बेचे। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं बैंक अश्योरेंस में। एक टर्म चलता है बैंक अश्योरेंस। बैंक अश्योरेंस क्या होता है कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बैंक के क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट को बेच रही है। फिर एक टर्म माइक्रो इंश्योरेंस। जो भी लो इनकम ग्रुप्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को। जिनके पास में कम पैसा है उनको भी इंश्योरेंस की फैसिलिटीज मिले, उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया जाता है, उनको बोला जाता है माइक्रो इंश्योरेंस। देखो ये जितने भी टर्म्स हैं ये ऐसे टर्म्स हैं कि इनके बारे में एक बार आप सुनोगे आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। इंश्योरेंस क्या है? एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है? टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम और टोटल पॉपुलेशन का रेशियो, उसे बोला जाता है इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है? टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उसको बुलाया जाता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस और अश्योरेंस के बीच में डिफरेंस क्या है? इंश्योरेंस जनरली शॉर्ट टर्म होता है और किसी अनसर्टेन इवेंट के लिए होता है। अश्योरेंस जनरली लॉन्ग टर्म होता है और किसी सर्टेन इवेंट के लिए होता है। बैंक अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जब बैंक और इंश्योरेंस कंपनी पार्टनरशिप में काम कर रहे होते हैं। बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बैंक के क्लाइंट्स के लिए अपने प्रोडक्ट को बेच रही होती है, उसको बोलते हैं बैंक अश्योरेंस। और माइक्रो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जो भी लो इनकम ग्रुप्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, जिनको बुलाया जाता है माइक्रो इंश्योरेंस। अच्छा, ये जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं? 1993 में मल्होत्रा कमेटी को सेटअप किया गया। इंश्योरेंस रिफॉर्म्स के लिए 1993 में मल्होत्रा कमेटी को सेटअप किया गया और मल्होत्रा कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए। मल्होत्रा कमेटी ने बोला कि हमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करने की बात की गई और इस मल्होत्रा कमेटी की बात को मानते हुए प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया इंश्योरेंस सेक्टर में। दूसरा, मल्होत्रा कमेटी ने बोला कि हमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना चाहिए। ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना चाहिए। इसकी बात को मानते हुए IRDAI को एस्टैब्लिश कर दिया गया। IRDA के बारे में, DAI के बारे में अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिर ये जो मल्होत्रा कमेटी है इसने बोला कि जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है इसकी जो 4 सब्सिडरीज हैं उन 4 सब्सिडरीज को फ्री कर देना चाहिए GIC से। और इसकी भी बात को माना गया और इस बात को मानते हुए आज जो 4 सब्सिडरी कंपनीज हुआ करती थी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, उनको पूरे तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। मतलब आज की डेट में जो 4 सब्सिडरीज के बारे में हमने बात की है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, वो इसकी सब्सिडरीज नहीं है। अब उनको पूरे तरीके से कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। इसके अलावा मल्होत्रा कमेटी ने क्या बोला कि गवर्नमेंट का जो शेयर है इंश्योरेंस कंपनीज में उसको 50% से कम लेकर आना चाहिए। और LIC के डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की और बोला कि LIC को एक कंपनी में कन्वर्ट कर देना चाहिए।
ये कुछ रिकमेंडेशंस थी। इसके अलावा मल्होत्रा कमेटी ने ये भी बोला कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, FDI को अलाउ कर देना चाहिए। और इनकी बात को मानते हुए जो FDI है इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको इंक्रीज कर दिया गया था 74% तक। पहले कितनी थी? 49%। फिर उसको इंक्रीज किया गया कितने तक? 74% तक। और पिछले साल 2024 में ये जो FDI है इंश्योरेंस सेक्टर में, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 100% तक कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ही किया गया है। FDI को इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया है। 1993 में मल्होत्रा कमेटी को सेटअप किया गया था और मल्होत्रा कमेटी ने कई सारी रिकमेंडेशंस दी, जिनमें से ज़्यादातर रिकमेंडेशंस को माना गया। जैसे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करने के लिए बोला था, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया। रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए बोला था, IRDAI को स्टैब्लिश कर दिया गया। GIC की 4 सब्सिडरीज को फ्री करने के लिए बोला था, उनको फ्री कर दिया गया। और आज की डेट में जो 4 सब्सिडरीज हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशंस और दी थी इन्होंने, जैसे इन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट का जो शेयर है इंश्योरेंस कंपनीज में, उसको 50% से नीचे लेकर आना चाहिए। LIC को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए और LIC को एक कंपनी में कन्वर्ट कर देना चाहिए। फिर उन्होंने बोला था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करो, और ये बात भी मानी गई। FDI को बढ़ाया गया और बढ़ा के कितना कर दिया गया? 74% कर दिया गया था। और पिछले ही साल जो इंपॉर्टेंट है, ये जो FDI है इंश्योरेंस सेक्टर में, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया है। अच्छा, ये जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है 2023 में? और ये जो डेटा है, ये हम इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यूज़ कर रहे हैं। 2023 में जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, उसने पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखाई ऑफ 2.8%, जबकि इतने सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं 2023 में कि वॉर भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन और वो सारी चीज़ें चल रही हैं। उसकी वजह से परेशानियां तो आती हैं, फ्लक्चुएशंस तो देखने को मिलते हैं मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद भी 2023 में हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है, उसने पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखाई है ऑफ 2.8%। टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो भी हमारा ग्रो किया है बाय 7.7% इन फाइनेंशियल ईयर 24। एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो लगभग 11 लाख करोड़ वैल्यू रही। लेकिन जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में वो कितना था? 4% था, वो थोड़ा सा घट गया है और फाइनेंशियल ईयर 24 में 3.7% हो गया है। ये जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, इसका ग्लोबल एवरेज कितना है? 7% है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्कोप है, यहाँ पे हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। एक स्विस रे इंस्टीट्यूट है, उसने ये कहा है कि इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो अगले 5 साल में लगभग 11.1% की रेट से ग्रो करेगा। और G20 नेशंस में हमारे कंट्री का जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट होगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर होगा। तो ये प्रेडिक्शन की है स्विस रे इंस्टीट्यूट ने। इस बेसिक डेटा को बेसिक तौर पे ही याद रखना। अच्छा, बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ जो हमारी इंश्योरेंस सर्विसेज हैं वो लगभग 7% का कंट्रीब्यूशन करती हैं हमारे कंट्री के GDP में। देखो, डेटा का ऐसा है कि इंश्योरेंस सेक्टर, हालांकि वैसा नहीं है कि अलग से कोई क्वेश्चन पूछें, लेकिन भरोसा भी नहीं पूछ सकते हैं। तो डेटा का ऐसा है कि 1-2 चीज़ तो दिमाग में रखो। अगर फिगर्स याद ना रहें, फिगर्स याद रह जाते हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है। अगर उतना डिटेल में फिगर्स याद नहीं रहते हैं तो कम से कम मोटा मोटा याद रखो कि हमारा जो ये इंश्योरेंस सेक्टर है इसने पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखाई है। टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो भी ग्रो हुआ है 7.7% की रेट से। लेकिन इसमें हाईलाइटेड क्या है कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो हल्का सा डिक्लाइन हो गया है। और ये रेफरेंस के तौर पे काम आ सकता है, प्रीलिम्स में हो सकता है एक लाइन लिख दें कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करता रहा है। लेकिन हमें पता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में ये जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो हल्का सा डिक्लाइन हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना। अच्छा, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, होपफुली आपको समझ में आएगा। ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसको रेगुलेट करने के लिए IRDAI को सेटअप किया गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। IRDAI को कब सेटअप किया गया? 2000 में सेटअप किया गया, साल 2000 में सेटअप किया गया। IRDAI को स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी एक्ट के थ्रू सेटअप की गई होगी। कौन से एक्ट के थ्रू? IRDAI एक्ट ऑफ 1999 के थ्रू सेटअप किया गया। साल 2000 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस एक्ट के तहत इसको सेटअप किया गया? IRDAI एक्ट ऑफ 1999। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। IRDAI का काम क्या है? ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनका रजिस्ट्रेशन करना, और अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो कैंसिल करने का काम भी किसका है? IRDAI का है। फिर इसके अलावा प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं जो इंश्योरेंस खरीदते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए स्टेप्स लेना। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना।
फिर इंश्योरेंस सेक्टर में प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करना, एफिशिएंसी को प्रमोट करना, और कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल उसको भी सेटअप करने का काम, उसके भी ध्यान रखने का काम किसका है? IRDAI का है। बेसिकली ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है ये ढंग से फंक्शन करे, ये ठीक तरीके से फंक्शन करे, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फंक्शन करे, इसमें कोई फ्रॉड ना हो, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके साथ में कुछ गलत ना हो, उस सब के लिए काम करता है IRDAI। IRDAI का कंपोजिशन क्या है? इसमें 10 मेंबर्स होते हैं। एक होता है चेयरमैन, 5 होते हैं होल टाइम मेंबर्स और 4 होते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 10 मेंबर्स होते हैं। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको कब सेटअप किया गया? 2000 में सेटअप किया गया। कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस एक्ट के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया? IRDAI एक्ट ऑफ 1999 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं इसमें? 10 मेंबर्स होते हैं, जिनमें एक चेयरमैन, 5 होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनको सरकार बैक करती है? सरकार के द्वारा चलाई गई या सरकार के द्वारा बैक की गई कौन कौन सी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं? एक है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फॉर श्योर इसके बारे में आपने सुना होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू किया गया? इसको 2018 में शुरू किया गया। गवर्नमेंट रन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है और ये लगभग 11 करोड़ हाउस होल्ड्स को कवर करता है। इसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाता है वो अप टू 5 लाख पर एनम पर हाउस होल्ड प्रोवाइड किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट इन सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटल्स। कौन बेनिफिशियरी होगा उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये जो आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसने सब्ज्यूम किया राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को। देखो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में फॉर श्योर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे इसके बारे में, वहाँ पे और डिटेल में पढ़ लेना। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अब थोड़ी पुरानी हो गई है स्कीम, लेकिन हाँ अपने आप में इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो इसके बारे में देख लेना। अगर आंसर लिखना है तो इतना सफिशिएंट है कि 2018 में लाया गया। टोटल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कितना प्रोवाइड किया जाता है? 5 लाख पर एनम पर हाउस होल्ड, 5 लाख रुपए पर एनम पर हाउस होल्ड फॉर ट्रीटमेंट इन सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटल्स। और बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। फिर एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसको लाया गया 2015 में। कब लाया गया? 2015 में। और ये गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके तहत 18 से 50 साल की उम्र तक के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास में बैंक अकाउंट हैं वो एलिजिबल हैं। 18 से 50 साल तक की उम्र के ऐसे लोग जिनके पास में बैंक अकाउंट है वो एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए। इसमें जो भी बेनिफिशियरी होता है, जो भी इंसान होता है, उसको एनुअल प्रीमियम देना होता है 330 रुपए का, लेकिन इसमें सर्विस चार्जेस बाद में इंक्लूड किए जाते हैं। जो सर्विस टैक्स होता है उसको बाद में इंक्लूड किया जाता है। सर्विस टैक्स को निकाल के 330 रुपए का एनुअल प्रीमियम देना होता है। और इंश्योरेंस कवर कितना मिलता है? 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। फिर इसके बाद एक और स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसको कब लाया गया? 2015 में लाया गया। और ये गवर्नमेंट बैक्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। गवर्नमेंट बैक्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसके लिए कौन एलिजिबल है? 18 से 70 साल तक की उम्र के ऐसे लोग जिनके पास में बैंक अकाउंट है वो एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए। एनुअल प्रीमियम कितना देना होता है? सिर्फ 12 रुपए। 12 रुपए एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है लगभग 20 रुपए। तो एनुअल प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए देना होता है अगर हम सर्विस टैक्स को इंक्लूड कर रहे हैं, और अगर सर्विस टैक्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो सिर्फ 12 रुपए देने होते हैं। और बदले में कवर कितना मिलता है? 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाए या एक्सीडेंट की वजह से कोई फुल डिसेबिलिटी हो जाए तो कवर मिलता है 2 लाख रुपए तक का। और अगर एक्सीडेंट की वजह से पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए तो कवर मिलता है कितना? 1 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। देखो, ये जो योजना है, ये जो स्कीम्स हैं, इनको बेसिक तौर पे याद रखना। मतलब इतना याद रखना कि अगर कहीं लिखने को आ जाए तो आपको 4-6 लाइन पता हो। बाकी अगर कोई न्यूज़ में आ जाए, करंट में आ जाए स्कीम कोई योजना, तो फिर तो डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। बट हाँ, पुरानी हो चुकी है, 2015 की है तो काफ़ी पुरानी है, तो सीधे सीधे इस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसकी पॉसिबिलिटी कम है। रेफरेंस के तौर पे पूछा जा सकता है। तो बेसिक तौर पे इनके बारे में जानकारी रखना। अगर इनमें से कोई करंट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ जाए तो फिर और डिटेल में पढ़ लेना।
फिर एक सवाल आता है कि ये जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है इसके सामने चैलेंजेस क्या हैं। एक तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है और जो इंश्योरेंस डेंसिटी है वो बेहद लो है हमारे कंट्री में। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी जो है वो बेहद लो है, वो बेहद कम है। दूसरा, इंश्योरेंस फ्रॉड्स में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एक तो क्लेम्स में भी फ्रॉड देखने को मिलता है कि जो क्लेम करने वाला है वो भी फर्जीवाड़ा कर रहा है और फिर जो देने वाला है वो भी फर्जीवाड़ा कर रहा है। तो इंश्योरेंस फ्रॉड्स में भी राइज देखने को मिल रहा है। पुअर क्रेडिबिलिटी है। आमतौर पे जो सोच है लोगों की वो क्या है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये कुछ ना कुछ धोखा करेगी और बाद में हमें पैसा नहीं देगी। तो क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्लेम्स के लिए। क्लेम करने के लिए जाओ तो आपको घुमाते रहेंगे। बेहद कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, इसका उसका, और इसकी वजह से आदमी इंश्योरेंस खरीदने से डरता है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जो मॉडर्न प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कमी देखने को मिल रही है। विद टाइम हमें इनोवेशन करने की ज़रूरत थी, उसमें हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। लैक ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है। पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस है, और पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस होने की वजह से होता क्या है कि काम बहुत आराम से लेट लतीफ़ तौर पे होता है, एक्यूरेट प्रिसाइजली काम नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे आता है वहाँ पे थोड़ी एफिशिएंसी तो इंक्रीज होती है। फिर बहुत ज़्यादा रूरल अर्बन डिवाइड है और रिच पुअर डिवाइड है। जो अमीर आदमी है उसके लिए इंश्योरेंस बहुत ईजिली अवेलेबल है। पुअर आदमी के लिए अभी तक इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, खरीद ही नहीं पाता। अब बात करते हैं माइक्रो इंश्योरेंस के बारे में, जो कि थोड़ा डिज़ाइन किया जाता है गरीब आदमी के लिए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो रिच और पुअर डिवाइड है और जो रूरल और अर्बन डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा है। ये कुछ चैलेंजेस हैं और बड़े सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं। अगर हमें इंश्योरेंस सेक्टर को ट्रू सेंस में ग्रो करना है तो एक तो हमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरा, इस क्रेडिबिलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। तीसरा, हमें माइक्रो इंश्योरेंस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ये जो ह्यूज गैप है रिच और पुअर के बीच में, इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है, इसको कम करने की ज़रूरत है। इंश्योरेंस सेक्टर में पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? नए नए आइडियाज़ हैं, जैसे माइक्रो इंश्योरेंस है, जैसे बैंक इंश्योरेंस है। इनको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, इन आइडियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है और इन आइडियाज़ को फर्दर करने की ज़रूरत है ताकि जो भी कमियां हैं उन कमियों से डील किया जा सके। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को चेक करने की ज़रूरत है। ये जो फ्रॉड्स होते हैं विद इन दी सेक्टर, आउटसाइड दी सेक्टर, उन पे हमें लगाम लगाने की ज़रूरत है, उनको हमें चेक करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये तो हर एक सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेक्टर में अगर आपको ग्रो करना है, आपको आगे जाना है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फिर IRDAI का जो रोल है वो सिर्फ इतना नहीं है कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करे, उसको प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। मॉडर्नाइजेशन करो, अवेयरनेस फैलाओ, क्रेडिबिलिटी को बढ़ाओ, तो प्रोएक्टिव रोल ऑफ IRDAI उसका स्कोप है। और फिर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रेगुलर टच में रहते हैं लोगों के, उनकी मदद ली जा सकती है इंश्योरेंस सेक्टर को फर्दर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस सेक्टर में काम नहीं हो रहे हैं, कुछ रीसेंट रिफॉर्म्स भी किए गए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। जैसे 2021 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021, इसने अमेंड किया जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1972 को। और इसके थ्रू एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हुआ करती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 51% से कम कैपिटल को होल्ड कर ही नहीं सकती है किसी इंश्योरर में, स्पेसिफाइड इंश्योरर में। उस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को ख़त्म किया गया कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कम से कम 51% इक्विटी कैपिटल होल्ड करनी ही करनी होती थी उसमें, लेकिन अब उस लिमिट को, उस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। बेसिकली एक तरीके से बात की जा रही है कि हमें प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को और हायर लेवल पे एंश्योर करने की ज़रूरत है। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी स्पेसिफाइड इंश्योरर के एम्प्लॉयज़ के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस सर्विस को नोटिफाई कर सकती है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगे, उसको नोटिफाई करने की पावर किसको दे दी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है। तो ये जो 2021 का अमेंडमेंट एक्ट है, इसके थ्रू एक तो जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि कोई भी नोटिफाइड इंश्योरर है, उस इंश्योरर में कम से कम 51% इक्विटी कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए, उस रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया। और दूसरा, जो भी स्पेसिफाइड इंश्योरर है
उसके एम्प्लॉयज़ के लिए सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे रहेंगे वो नोटिफाई करने की भी पावर किसको दे दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई। फिर एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2003 में इसको सेटअप किया गया और नाम से क्लियर है, एग्रीकल्चर को इंश्योरेंस देने का काम करती है ये कंपनी। इट लुक्स आफ्टर नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 1999 में जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम लाई गई थी उसको देखने का काम किसका है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। और 2016 में इसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी सुपरवाइज करने की शुरुआत की। ये जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसमें मेजर शेयर्स किसके हैं, नाबार्ड का इसमें शेयर है 30% का और जीआईसी का इसमें शेयर है 35% का। तो मेजर शेयर्स नाबार्ड के और जीआईसी के हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया ऑफ इंडिया लिमिटेड कब सेटअप की गई, 2003 में। और बेसिकली एग्रीकल्चर को और उसके अलाइड सेक्टर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए काम करती है कंपनी। फिर एक है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, इसके बारे में पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कब सेटअप की गई, 1978 में सेटअप की गई। दो ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी, एक डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और दूसरी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इन दोनों को मर्ज करके सेटअप किया गया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को। और बैंक में किसी भी अकाउंट में 50,000 रुपये तक का जो भी डिपॉजिट होता है उसको इंश्योर करती है ये DICGC। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और इसके साथ इंश्योरेंस सेक्टर की बातचीत खत्म हो गई। देखो बेहद इजी सेशन था, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।